Good morning, friends. So today we can again start with the fourth chapter and that name is genetics. तो genetics में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस एंड उसके रिलेटेड जो भी लॉज है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो बिना वक्त गवाए आज का हमारा ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में आगे हमने ओवरव्यू दिया था, लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल्स में देखें। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है दैट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द F1 पेरेंट्स विद द रिसेसिव, सो दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। सो F1 का रिसेसिव पेरेंट्स के साथ यहाँ पे क्रॉस हो जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और ये जो क्रॉस होता है ये क्रॉस ऑर्गेनिजम्स का, तो यहाँ पे डोमिनेंट फिनोटाइप्स होते हैं। सो यहाँ पे जो F1 होंगे वो तो डोमिनेंट होंगे क्योंकि वहां पे ये हाइब्रिड होते हैं। तो F1 में जो हमें रिजल्ट मिला था वो हाइब्रिड मिला था और वो डोमिनेंट मिला था, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप्स के साथ क्रॉस करना है रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं कि क्रॉसिंग बिटवीन द F1 with recessive parents that is called as टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी मिला हमें, जो क्रॉस किया हमने, और इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। डोमिनेंट जो होंगे उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और रिसेसिव जो होगा वो स्मॉल लेटर से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला क्रॉस, वहां पे वायलेट कलर ऑफ द फ्लावर था, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दैट शुड बी डोमिनेंट ओवर द व्हाइट कलर। सो व्हाइट कलर है उसको हम स्मॉल w से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। इफ द M1 hybrids is crossed with the parental types having a dominant trait in homozygous conditions, no recessive individuals are obtained in the progeny. सो यहाँ पे जो हमने F1 हाइब्रिड्स में क्रॉस करवाया था, आपको पता होगा कि आगे हमने देखा था कि दो टॉल प्लांट्स के बीच हमने यहाँ पे पोलिनेशन करवाया था, जिसमें हमें सभी जो रिजल्ट मिले थे वो सभी टॉल प्लांट मिले थे। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कोई रिसेसिव इंडिविजुअल मिला नहीं F1 जनरेशन, जो आप देख सकते हो। अब टेस्ट क्रॉस क्या करना है, तो जो हमें F1 जनरेशन में जो मिला था वो हाइब्रिड प्लांट मिला था, लेकिन वो टॉल प्लांट मिला था जिसको हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से, और उसका हम क्रॉस करते हैं एनी पेरेंट्स, मतलब जो प्योरली डोमिनेंट है कैपिटल टी से, उसका क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे चार टाइप्स के जीनोटाइप्स हम यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये जो हुआ, जो पहला जो मिला हमें वो प्योरली मिला, दूसरा जो जीनोटाइप वो भी प्योरली है, तीसरा जो है वो हाइब्रिड है, चौथा भी है वो हाइब्रिड है। तो यहाँ पे हमें जो रेशियो मिला जो 1:1 उसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें फिनोटाइपिकली जो डोमिनेंस कैरेक्टर मिले उनका जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो हम लिख सकते हैं। सो अब टेस्ट क्रॉस इज अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में हमने क्या किया कि F1 में हमने जो रिजल्ट मिला था उसको एनी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, मतलब वो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हैं, जिसको हमने बोला था टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस का मतलब क्या है? बैक क्रॉस का मतलब है F1 में हमें जो रिजल्ट मिला उसका क्रॉस करते हैं एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, वेदर इट इज डोमिनेंट और वेदर इट इज रिसेसिव, so that is called as back cross. So that is called as back cross. So test cross is one kind of back cross. So Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. तो यहाँ पे हमें जो रूल्स मिला है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। सो टेस्ट क्रॉस मींस क्रॉसिंग F1 विथ डोमिनेंट पेरेंट्स, रिसेसिव पेरेंट्स और बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो उसका सही आंसर है टेस्ट क्रॉस मींस क्रॉसिंग F1 विथ रिसेसिव पेरेंट्स। तो सही आंसर है दूसरा जो ऑप्शन है वो। इसके बाद टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस और नन ऑफ दिस। तो ये रहा बैक क्रॉस।
What is the Mendel's second law? Law of dominance, law of segregation, law of independent assortment or none of these? तो second law था वो है law of segregations. Back cross means crossing of F1 with dominant parents, recessive parents, any one of its parents or another F1. तो ये रहा any one of its parents, that is called as back cross. तो बच्चों आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस है वहां पे जो F1 में हमें जो रिजल्ट मिला था उसका टेस्ट क्रॉस में वो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ हम क्रॉस करें तो उसको हम बोलते थे टेस्ट क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे F1 इंडिविजुअल जो हमें मिला, जो हेट्रोजाइगोट्स हमें मिला था, उसका क्रॉस any one of its parents, that is called as back cross। तो कोई भी पेरेंट्स के साथ हम क्रॉस करें F1 का उसको हम तो बोलते हैं बैक क्रॉस, और ओनली रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ये आपको याद रखने हैं, ये टोटली दोनों का डिफरेंस है। तो बच्चों अब देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हम स्टार्ट करें इससे पहले ये थोड़े पॉइंट्स हैं जो जानना जरूरी है। जो पहला पॉइंट है वो है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स एंड दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूनिट्स होता है और वो यूनिट्स को हम फैक्टर्स बोलते हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं ऑलवेज पेयर में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, तो कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई पेयर है, इसमें से एक मेंबर होगा पेयर का, वो क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा, मतलब वो दूसरा मेंबर पे ज्यादा डोमिनेंट होगा, वो दूसरे मेंबर पे पूरा कंट्रोल करेगा, मतलब वो डोमिनेंट होगा। और जो दूसरा है वो डोमिनेंट नहीं होगा, उसका मतलब वो होगा रिसेसिव। तो ये जो पेयर है इसमें से वन मेंबर दैट शुड बी डोमिनेंट ओवर द अदर मेंबर, सो उसको ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो यहाँ पे कंडीशन क्या रखनी है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक कंडीशन ये है जो आपको याद रखना है कि पेयर कैसी होनी चाहिए, डिसिमिलर पेयर ही होनी चाहिए। अगर सिमिलर पेयर है तो कोई डोमिनेंट होगा ही नहीं। तो इसीलिए इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर्स member of the pair that should be dominant over the other member and that is called as law of dominance। हमने इस तरह से ये क्रॉस किया था F1 में। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो हमने जो F1 और F2 क्रॉस किया था इसमें भी यूज होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करें तो यहाँ पे जो F1 क्रॉस हुआ था इसमें इस तरह से ही हुआ कि वन मेंबर था वो डोमिनेंट था दूसरे मेंबर से, इसीलिए तो F1 जनरेशन में हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले सभी वो हाइट वाले मिले। मतलब क्या है कि टॉल प्लांट मिले, सभी टॉल प्लांट मिले। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वन मेंबर है दैट शुड बी डोमिनेंट ओवर द अदर। इसके बाद हमने जो F1 मेंबर था उसका हमने क्रॉस पोलिनेशन करवाया और F2 के अंदर हमें तीन मेंबर ऐसे मिले कि जो टॉल थे, तीन रिजल्ट ऐसे मिले जो टॉल थे और एक रिजल्ट हमने ऐसा मिला जो ड्वार्फ थे। वहां पे भी वन मेंबर दैट शुड बी डोमिनेंट ओवर द अदर मेंबर्स। तो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेनिंग F2। तो F2 में हमें जो रिजल्ट मिला वो 3:1 मिला। अब देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस हम स्टार्ट करें इससे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज द होमोजाइगस पेरेंट्स। होमोजाइगस पेरेंट्स मतलब यहाँ पे जो पेयर होता है वो ऑल गैमेट्स, मतलब ये पेयर होता है इसमें से दोनों मेंबर वो सिमिलर ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और वहां पे होता क्या है कि अगर सिमिलर पेयर है, फॉर एग्जांपल वुमेन्स के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि सिमिलर पेयर है, अगर ह्यूमन के पास एक्स है तो वो रिप्रोडक्शन दौरान वो एक्स रिलीज कर देगी। अगर फादर के पास एक्स वाई है तो फादर या तो एक्स रिलीज करेगा या तो वाई रिलीज करेगा। सो दैट टाइप ऑफ द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। तो मेंडल्स ने यहाँ पे किया था कि द टू एलीज ऑफ अ जीन व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन अ हेटेरोजाइगस स्टेट they do not fuse or it should be blend in any way but remain distinct and segregates during the meiosis or in the formation of gametes. So each meiotic products or gametes will carry only one of them. So
ये रिप्रोडक्शन में होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान मेल के पास होता है XY और फीमेल के पास होता है XX। तो इनमें से एक दोनों अलग हो जाएंगे, मतलब वो दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम है वो रिलीज करेगा, वेदर मेल के अंदर वेदर इट इज X और Y और फीमेल्स के अंदर X रिलीज होगा। सो दैट टाइप ऑफ द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। So through the parents that contain two alleles during the gamete formations, the factors or alleles of a pair वो segregate होगा एक दूसरे के साथ from each other such that a gamete receive only one of the two factors. So इसको हम बोलते हैं heterozygous में ये एक मेंबर से रिलीज होता है, दूसरा रिलीज नहीं होता है। और होमोजाइगस पेरेंट्स की हम बात करें तो वो तो सिमिलर ही होता है। सो इसके पास दो काइंड ऑफ गैमेट्स नहीं होते, ओनली सिंगल गैमेट्स होता है दो मेंबर्स में, तो वो कोई भी एक रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात करें तो होमोजाइगस के पास तो कंफर्म एक ही रिलीज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस होता है सो दैट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ द गैमेट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, सो ईच हैविंग वन एलिस। तो यहाँ पे मेल के अंदर वेदर देयर कैन रिलीज X और Y, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, जस्ट लाइक अ किंग एंड क्रॉस। सो सेग्रीगेशन ऑफ द जेन, so in a universal phenomenon in all organisms that reproducing by the normal sexually methods, that means segregation mechanism that is related with the sexually reproduction। तो अब बारी है बेटा ये पॉइंट की एमसीक्यू क्वेश्चंस की। फैक्टर्स दैट शुड बी अकर इन सिंगल, पेयर और ट्रिपल और मोर देन टू। तो फैक्टर्स कैसे होते हैं, ऑलवेज पेयर में ही होते हैं, सो राइट आंसर इज पेयर। दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सप्लेन फिनोटाइप एट F1, जीनोटाइप एट F1, फिनोटाइप एट F2 और जीनोटाइप एट F2। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस इसमें होता है, सो दैट इज phenotype at F. So the gamete that produced by the homozygous parents, option 1 all gametes are similar, option 2 only some gametes are similar, all gametes are different or none of these। So right answer क्या है, homozygous में कैसे होते हैं, all are similar। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।